स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सरकार ने विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बुलाया था, लेकिन सदन की कार्यवाही महज 1.5 घंटे ही चल पाई और इस दौरान सरकार ने सदन में 8 विधेयकों को विपक्ष की आपत्तियों के बीच पास करा लिया। सदन में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विभागों के अनुदान मांगों को एक साथ सदन में पेश किया। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर अध्यादेशों को रखा। सत्र के दौरान मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग भी की। विपक्ष की मांगों को अनसुना करते हुए सरकार ने सभी विधेयक पास करा लिए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में कोरोना का मुद्दा उठाया और सरकार से सदन को अवगत कराने की मांग भी की। विधेयक के पास होने के बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इधर सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कोरोना का मुद्दा उठाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जवाब पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने में विपक्ष भी सरकार का सहयोग करे और हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। सीएम ने कहा है कि कोरोना रिकवरी रेट दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में काफी बेहतर है। पूरे प्रदेश में रिकवरी रेट 77% का है और आवश्यक ऑक्सीजन बेड और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा वे खुद करने में लगे हैं। तो कोरोना पर विपक्ष भी सहयोग करे, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई और कहा गया कि रोजाना वे खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विधानसभा के छोटे सत्र को लेकर कहा कि कोरोना का साया है और ऐसे में सावधानी के साथ चलना जरूरी है। वहीं गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि आगे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। कर्ज माफी के सवाल पर एक बार कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक लेने की सलाह मंत्री देते नजर आए। प्रस्तुत हुआ, आज बजट पर पास भी हुआ। अनेक विधेयक भी आज आए जो वित्त से जुड़े विधेयक थे, वो भी हुआ है। आज जिन सम्मानित सदस्यों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, वो भी आज सदन के पटल पर सभी इस्तीफों का उल्लेख हुआ। निधन का उल्लेख महामहिम राज्यपाल और सिटिंग विधायक ऊंटवाल जी के साथ में जो पूर्व थे प्रणवदा, और इसी तरह से आज आधे के व्यय का विवरण भी उपस्थापन हुआ है। शासकीय विधि विषयक भी कार्य हुए, आय व्यय का भी उपस्थापन आज हुआ है। जो विधि विषयक कार्य थे, उनमें जो विधेयक आए हैं उनमें विनियोग विधेयक, इसी तरह से वित्त विधेयक, वैट संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो स्थायी निदान नहीं है और लॉकडाउन के दुष्परिणाम भी हम सब ने भी देखे हैं और इसलिए सावधानियों के साथ दैनंदिनी की आदत डालें और कोरोना के साथ भी आदत डालें। एक मुद्दा ये उठाया कि भाई कोरोना के बारे में स्पष्ट आपके वहाँ है, 307 भोपाल में और 407 इंदौर में आ रहे हैं, 250 वहाँ आ रहे हैं जबलपुर और ग्वालियर में। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? आपके टेस्ट हो नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, आप 8 बजे दुकानें बंद करने की कह रहे हैं। इन स्थितियों में आपका क्या है इससे बाहर निकलने का, और इस पर वक्तव्य दिया जाए। दूसरा, पहले निःशुल्क होता था कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट,
वो निःशुल्क से चार्जेबल हो गया है। लोग परेशान हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, भदभदा में लकड़ी नहीं मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बाहर का है, भोपाल से बाहर, उसको लकड़ी नहीं देंगे। मैं कहा ये अमानवीय है। जिसकी भी जान जाए कोरोना में, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार करे, नगर निगम करें। इधर सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दे दिया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का भी उन्हें साथ मिला और हीरालाल अलावा के धरने में वो भी शामिल हो गए। हीरालाल अलावा ने दरअसल मंत्री उषा ठाकुर पर जयस आदिवासी संगठन के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप लगाए। विधानसभा में भी पूर्व मंत्री हनी सिंह बघेल ने इस मुद्दे को उठाया था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों से माफी मांगे और साथ में जो उषा ठाकुर जी को बर्खास्त करे, ताकि प्रदेश के आदिवासियों को जो अपमान किया है, आदिवासियों को नक्सलवादी, अलगाववादी बोलकर इन्होंने अपमान किया, ये भाजपा की आदिवासी विरोधी सोच है। इसके लिए प्रदेश सरकार। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से लाइव, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक दिन का सत्र था, बेहद छोटा सत्र इसे ये रखा गया और उसमें भी कार्यवाही महज 1.5 घंटे चली। कोरोना की बात कही गई कि कोरोना की वजह से हमको सबको बचना है, लेकिन ये बाहर चीजें क्यों नहीं नजर आती? इन्हीं राजनीतिक दल के लोग जब बाहर जाते हैं तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। आज 1.5 घंटे में कार्यवाही सदन की समाप्त हो गई। बिल्कुल, देखिए बेहद दिलचस्प है कि जब विधानसभा में सदन की कार्रवाई होती है तो कोविड-19 को लेकर जो तमाम तरह की गाइडलाइन है उनको पालन करने की बात कही जाती है और यही कारण है कि आज भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या को निर्धारित रखा गया था। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें बाहर से निकल कर आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि रैली हो चाहे आम सभा हो, उस दौरान कोविड-19 को लेकर जो तमाम गाइडलाइन है उनका पालन नहीं हो पा रहा है। आज विधानसभा में भी जो निर्धारित संख्या की गई थी सदस्यों की, वही विधायक सदन के अंदर पहुंचे थे और मात्र 1.5 घंटे के अंदर सदन की पूरी कार्रवाई को निपटा लिया गया। दरअसल विधानसभा के सत्र को इसलिए भी बुलाना जरूरी था क्योंकि सरकार ने बजट को अध्यादेश के जरिए लागू करने का काम किया था, उसको मंजूरी दिलाना था। वित्त संबंधी कई मामले थे जिनको विधानसभा की मंजूरी जरूरी थी और इसके अलावा सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयक थे जिनको विधानसभा में आज मंजूरी दी गई। लेकिन कई तरह की तस्वीरें भी आज विधानसभा में देखने को मिली, चाहे वो जयस के नेता और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा हो, उन्होंने धरना देने का काम किया। सुनीता पटेल जो कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने भी गाडरवारा में अवैध उत्खनन के मामले को लेकर धरना दिया, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। तो कुल मिलाकर कई तरह की तस्वीरें आज जरूर निकल कर आई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि जब सदन के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर पालन किया जा रहा है तो आखिर बाहर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें इन गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हो पाता। शुक्रिया। तो ये छोटा सा सत्र, महज 1.5 घंटे जो सत्र चला, वो बहुत सारे सवाल भी खड़े कर गया कि बाहर इस कोरोना को लेकर इतनी चिंता नजर क्यों नहीं आती जो सत्र के दौरान नजर आई। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि बिल के विरोध के बीच सरकार ने रबी की फसलों के लिए नई एमएसपी जारी कर दी गई है। केंद्र की सौगात से किसानों की कमाई बढ़ेगी, ये कहा गया, क्योंकि गेहूं, चना, सरसों समेत कुल 6 रबी फसलों पर अब ज्यादा दाम मिल पाएगा। साल 2020-21 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसकी घोषणा की। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया और इसमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। प्रति क्विंटल की वृद्धि, 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और समर्थन मूल्य में, ये गेहूं के समर्थन मूल्य में ये 2.6% की वृद्धि है। लागत मूल्य पर किसानों को 106% का मुनाफा हासिल होगा। हमने रबी की बुआई प्रारंभ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। चना में 225 रुपए की वृद्धि के उपरांत अब 5100 रुपया प्रति कुंटल चना होगा। मसूर में 300 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति कुंटल
मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4,650 प्रति कुंटल दाम होगा। जौ में 75 रुपये की वृद्धि के उपरांत 1,600 रुपये प्रति कुंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 की वृद्धि उपरांत 5,327 प्रति कुंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। चुनावी सरगर्मी प्रदेश में देखने को मिल रही है और इसके बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब रस्साकशी इन लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। जबलपुर में ही देख लीजिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के निवास का घेराव करने की कोशिश की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे, विवेक तनखा के घर की तरफ बढ़ने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो यहां भिड़ंत हो गई, भिड़ गए, हाथापाई तक की नौबत आ गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन युवक कांग्रेस के प्रदर्शन का जवाब था। दरअसल कल युवक कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और सांसद राकेश सिंह के निवास का घेराव करने की कोशिश की गई थी और विरोध करने की कोशिश की गई थी। इसके तौर पर इसका जवाब भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से देखा गया और दोनों ही दल, कोरोना काल है और बात यही थी कि कोरोना काल में कौन कितना एक्टिव है, कौन सा सांसद निकला प्रदेश के लिए, बाहर निकला, कितने लोगों का ख्याल रखा गया, किन बातों को देखा गया, ये सारी बातें थी। कल कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को उठाया तो दूसरी तरफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भी यही मुद्दे उठाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। ताली थाली इसलिए बजाई है कि हमारे जबलपुर संस्कारधानी के निवासी और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हैं सांसद श्री विवेक तनखा जी 6 माह से लगातार इस कोरोना की महामारी में एक दिन जबलपुर नहीं आए हैं और उल्टा कांग्रेस के लोगों के द्वारा हमारे सांसद और हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उसका आज हम लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है कि वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के लगातार, आपने भी ये बात को जानते हैं कि लगातार जनता के बीच में कोरोना जैसे काल में जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, सब घरों पर थे, उस समय भी हमारे जनप्रतिनिधि राकेश सिंह जी लगातार कोविड सेंटरों में गए हैं, मेडिकल में जाके उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, लगातार बैठ के कर रहे हैं और उसके बाद रसोइयों के माध्यम से भोजन का वितरण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया है। और अगली खबर बुरहानपुर के नेपा नगर से है। यहां पर विधानसभा सीट है और यहां पर उपचुनाव भी होना है। बीजेपी ने पूरी ताकत इस सीट को जीतने के लिए झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं के बीच ही गुटबाजी और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इससे बीजेपी की तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यक्रम में हुई मारपीट की तस्वीरें अब तेजी से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। जिस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे थे, उस वक्त मंच पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और बीजेपी की संभावित प्रत्याशी सुमित्रा कास्तेकर भी मौजूद थी। मारपीट की घटना पर सवाल जब सांसद से किया गया तो उनका कहना था कि आदिवासी इलाकों में शराब पीना आम बात है और उसी के नशे में यह मारपीट हो गई। इनके इतने बुरे हाल होने वाले हैं कि आप देख लो, इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस तो खिलाफ में है ही, आम जनता भी खिलाफ में है और खुद भारतीय जनता पार्टी का मतदाता कम से कम आधे से ज़्यादा मन बना चुका है कि इन गद्दार और बिकाऊ ठीकरों को अगर हमने जगह दी, हमने चुनाव जिताया तो हमारा भी भविष्य अंधकारमय होगा। मैं मौजूद था, 2 शराबी आपस में लड़ रहे थे। अब ट्राइबल एरिया में शराब पिए हुए लोग रहते हैं और इसलिए वो आपस में लड़ रहे थे और गांव के लोग उनको समझा रहे थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ यह शिकायत है और शिकायत है राम के नाम पर वोट मांगने की शिकायत। सुर्खी सीट पर राम के नाम पर वोट मांगने को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। सुर्खी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे थे। राम के नाम पर वोट मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ था और इसी वीडियो के आधार पर यह शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से। विधानसभा उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है, जहां से प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में श्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता की कभी भी छूट लगने वाली है। ऐसी स्थिति में उनके
द्वारा चुनाव प्रचार में भगवान राम के नाम का सहारा लेकर धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। उनके द्वारा रथ यात्राएं निकाल। केंद्र से पारित कृषि बिल का विरोध पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि बिल का विरोध किया और आज भोपाल में विधानसभा का घेराव करने भी पहुंच गए। भारी संख्या में भोपाल और आसपास के जिलों के किसान कृषि बिल का विरोध करने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती थी। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे किसानों को बोर्ड ऑफिस के पास रोक दिया गया। इन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, काली पट्टियां बांध रखी थी और विरोध जताया जा रहा था। किसानों ने बिल वापस लेने की मांग की है और इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन किसी बिल विरोध के खिलाफ यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मानसरोवर से किसानों ने रैली निकाली और विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन यहां पर बैरिकेड लगाकर इन किसानों को यहां पर रोका गया है और किसानों की मांग है कि जो बिल है उसको वापस लिया जाए। क्या क्या मांग है आपकी? 3 जो कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ पारित हुए वो तीनों अध्यादेश वापस लिए जाए, ये किसानों की मांग है। किसानों को जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, अभी हम उन तीनों का विरोध कर रहे हैं और उनको वापस लेने के लिए बने। किसान भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंडियां सब रहेंगी, बल्कि मंडियों को हम और आदर्श मंडी बना रहे हैं, स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, किसानों को और सुविधा दे रहे हैं। देखो एक बताना चाहता हूं, पहले हाथ से तोल होता था, किसानों को 1-1, 2-2 किलो, 4-4 किलो ज्यादा तोलते थे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैंने ही मांग उठा के हरदा में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगवाया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने के बाद माल तुलता है, हाइड्रोलिक से खाली होता न तो हम माल हाथ लगाता न तुलावटी, फिर भी उनसे पैसे लेते थे। हमने रोका। 200 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में जो ज्यादा ले ली तो हमने रुकवा दिया उसको, उसमें नियम किया। और भ्रम दूर कर रहे हैं कि मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी और उसके बाद किसानों को और अधिक व्यापार प्रतिस्पर्धा मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी किसान के खेत से, खलियान से और माल बिकेगा और व्यापारी ज्यादा होंगे, बड़े बड़े लोग भी उद्योग उसमें आएंगे खरीदने। तो जब व्यापारी ज्यादा होंगे तो किसान का माल ज्यादा रेट में बिकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि विपक्ष कह रहा है कि मंडियां, आप लोग कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि मंडियां वजूद में रहेंगी और वो कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं हटाया जाएगा। तो विवाद क्यों? अगर वो एमएसपी का प्रावधान कानून में ही कर देते कि एमएसपी किसानों को मिलेगी तो विवाद ही नहीं होता जी। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने माना है कि फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ मजाक कर दिया। मंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और अफसरों को निर्देश दिए। कहा कि बीमा क्लेम की राशि 2000 रुपए से कम खाते में नहीं आएगी। सहित पूरे देश को फायदा होगा। किसान की फसल की उचित मूल्य मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान के घर बैठे जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है वो नहीं होगा, छोटे किसानों को विशेष करके फायदा मिलेगा। अभी मंडियों में 50% किसान आते हैं और जब किसान की फसल आती है खरीफ और रबी की, तो माल मान लो व्यापारी की खरीदने की क्षमता 10,000 कुंटल की, वहाँ 50,000 1 लाख कुंटल आ जाता है। 10-10 दिन 15-15 दिन तक माल तुलता नहीं, बिकता नहीं है, औने पौने भाव पे बिकता है। अब उनका वो घर से बिक जाएगा। मंडियों में भी जितना आवश्यकता उतनी आएगी तो बोली लगेगी, तो हर जगह किसान की फसल का भाव बढ़ेगा। इससे किसान को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। और पुरानी सुविधाएं हैं, इसके अतिरिक्त सुविधाएं दे रहे हैं। और यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। 87 साल के बुजुर्ग की कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते उन्हें भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने उनकी मौत की सूचना दी और जब परिजन अस्पताल पहुंचे और शव देखा गया तो परिजनों के होश उड़ गए। शव के चेहरे और पैर में गंभीर घाव थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने शव को कहीं ऐसी जगह रखा जहां चूहे थे और चूहों ने शव को कुतर दिया। गुस्साए परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सोचो 4 घंटे में ऐसे कोई हो सकता है कि चूहा इतना खा सकता है क्या? आप देखो कैसे चूहे ने बॉडी खा के रखी है। आप हमको रात को बोल देते, हम रात को ले जाते, बोलते तो सही है, आपने ऐसा क्यों छोड़ा उनको?
ये कोई न्याय नहीं है, ये बिल्कुल न्याय नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत। इधर इंदौर में कोरोना का संक्रमण काफी तेज रफ्तार के साथ फैलता जा रहा है और इसके बीच शहर के अस्पतालों की भी बड़ी लापरवाही रोजाना सामने आ रही है। यूनिक अस्पताल में कोरोना मरीज के शव को चूहे ने कुतर दिया। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद शव को ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर चूहे थे। मरीज के परिजनों ने शव के साथ यूनिक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया। उधर एमटीएच अस्पताल में कोरोना मरीज को ऑक्सीजन और पानी नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एमटीएच अस्पताल में जिस मरीज की मौत हुई उसे एमवाई अस्पताल ने एमटीएच रेफर किया था। और बात हेल्थ बुलेटिन की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है यह बताया गया। तो अभी जो आंकड़े सामने आए वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का कहर मध्य प्रदेश में अभी भी जारी है, बल्कि और तेज होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 37 मरीजों ने पूरे प्रदेश में दम तोड़ दिया। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 2523 नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। इनमें इंदौर सबसे पहले पायदान पर 24 घंटे में 2244 मरीज हालांकि ठीक भी हुए और ये एक अच्छा संकेत है कि मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी बढ़ चला है। संक्रमितों की तादाद 1,08,167 मध्य प्रदेश में अब तक हो चुकी है। कोरोना से अब तक कुल 2007 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 83,618 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। 22,500 से ज्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की केस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।